सुबह बहुत सामान्य थी, जब तक उसकी निगाह घड़ी पर नहीं गई। उसके मुंह से आह निकली और वह भागा। वह भाग रहा था, जूतों के लेस खुल चुके थे, पर उसे गिरने का कोई डर नहीं था। वह बीच में धीमा हुआ, सिर्फ कुछ सांस बटोरने के लिए। 1, 2, 3। वह फिर भागने लगा। कहीं वह चले न गए हों, यह बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे उनके चेहरे की झुर्रियां दिख रही थी, वह उसी को देख रहे थे। अचानक वह उनके चेहरे की झुर्रियां गिनने लगा। उसने अपने सिर को एक झटका दिया और सब गायब हो गया, मानो सब कुछ डस्टबिन में चला गया हो। दिमाग में एक डस्टबिन होता है, जिसे आप सिर के एक झटके से भर सकते हैं। पर अगर डस्टबिन भर गया तो उसे कैसे झटका देते हैं? दिमाग के डस्टबिन को कहाँ खाली करते हैं? उसने फिर दिमाग को एक झटका दिया और भागता रहा। वह दरवाजे के सामने काफी देर से खड़ा था। उसका माथा दरवाजे से सटा हुआ था। वह बीच में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना माथा धीरे से दरवाजे पर पटकता और एक ठक की आवाज आती। उसने अपना दाहिना हाथ घंटी पर रख रखा था। उसके दो माथे की ठक के बीच में घंटी की आवाज सुनाई दे जाती। यह एक तरह की रिदम में चलने लगा था, पर बहुत ही धीरे, इतना धीरे कि अगली ठक की आवाज शायद ना आए। उसकी आंखें दरवाजे पर लगे ताले पर थी। काला पड़ चुका ताला। घंटी की आवाज और ठक के बीच अचानक एक वाक्य भी बजने लगा था। मैं सुबह चला जाऊंगा। कुछ देर में वह बैठ गया। सोचा स्टेशन जाऊंगा, पर कोई फायदा नहीं है। वह कहाँ से जाएंगे इसका कोई पता नहीं था, या शायद वह गए भी न हो। वह अभी भी यहीं हो, आस पास ही कहीं, छुप कर उसका इस तरह पछताना देख रहे हों। वह खड़ा रहा। उसने दरवाजे पर एक लात मारी और सीढ़ियों के नीचे उतर गया। अचानक वह पलटा और उसने जिस जगह लात मारी थी वहां हाथ से दरवाजा पहुंच दिया। कहीं सच में छुपकर देख रहे हो तो? यहीं तक है। इसकी इतनी ही कहानी है। कौन छुपकर देख रहा है, कौन दरवाजे पर है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बाद उसने क्या किया, वह सोची समझी कहानी की तरह मेरे दिमाग में चलने लगा। मैं कहानी जीना चाहता हूँ। पहले से ही पता है वाली कहानी मैं नहीं लिखना चाहता। मैंने लिखना बंद कर दिया। आप चाहें तो पढ़ना बंद कर सकते हैं। अभी यहीं रुक जाइए, क्योंकि अगर आप कहानी ढूंढ रहे हैं तो वह आपके हाथ नहीं आने वाली। मैं कहानी नहीं कहना चाहता हूँ, खासकर वह कहानी जिसका अंत मुझे पहले से पता हो। मैं उस स्थिति से नहीं गुजरना चाहता जिसमें मुझे एक अच्छी कहानी कहने का बोझ ढोना पड़े। यहाँ जो भी हो रहा है या होगा वह कुछ भी नहीं है ऐसा जो शायद मैं पढ़ना चाह रहा था। शायद मुझे इसे लिखना या आपको इसे पढ़ना बंद कर देना चाहिए। मैं अभी भी आपको थोड़ा वक्त देता हूँ, और खुद को भी। अब हम दोनों ही एक ही स्थिति में हैं। आप रुके नहीं। आप अभी भी इसे पढ़ रहे हैं और मैंने भी लिखना बंद नहीं किया। अब आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार हम दोनों हैं। ठीक इस वक्त आपको भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, और मुझे तो यह अंदाजा भी नहीं है कि अगला शब्द क्या होगा। सो चलते हैं। राही। मैं हमेशा सोचा करता था कि जब भी मेरी कोई लड़की होगी मैं उसका नाम राही रखूंगा। राही मेरे साथ घूमेगी, मेरे साथ रहेगी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनकर। वह खुद सब चुने और करे। उसे जानने सीखने की ओछी दुनिया से दूर ही रखूंगा। मुझे जानने सीखने और आगे बढ़ने जैसे शब्दों से सख्त नफरत है। खैर, ऐसा होना इस जन्म में मुझे संभव अब लगता नहीं है। वह उम्र मेरी निकल चुकी है जिसमें इस तरह के सपनों की जगह थी। अभी इस वक्त आप भी और मैं भी बार बार उस आदमी के बारे में सोच रहे हैं जो दरवाजे पर था, है ना? वह दरवाजा पहुंचने के बाद कहाँ गया होगा? उसका नाम क्या है? उसका नाम अली है। अली नाम अच्छा है। मुझे हमेशा छोटे नाम अच्छे लगते हैं। टाइप करने में आसानी होती है। वह अली का कमरा था और राही उसके साथ थी। अली कहता है, मेरे पास आओ। राही जवाब देती है, अली नहीं। राही, मेरे पास आओ। अली, मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन हूँ। मुझे पता है याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हाथ छोड़ो। मुंह बोली हो ना, तो मैं अपने मुंह से बोलता हूँ, आज से तुम मेरी बहन नहीं हो। बचपना बंद करो प्लीज। अली, अली। राही सलवार सूट पहने थी। वह बार बार अली के हाथों को अपने शरीर से हटा रही थी।
अली ने उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ लिया और शांत खड़ा हो गया। राही ने उसके हाथों को अपने चेहरे से नहीं हटाया। दोनों चुप खड़े रहे। छोड़ो अली, राही ने बहुत धीरे से कहा। अली ने उसकी आंखों को चूम लिया। शायद आंखों को चूमना सीमा पार करना नहीं था, सो राही ने उसे रोका नहीं। वह आंखों को चूमते हुए उसके गालों को चूमने लगा। गालों से सरकता हुआ होठों के किनारों तक आया, पर होठों को नहीं छुआ। राही का शरीर थोड़ा ढीला पड़ने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गालों पर से अली का एक हाथ हट गया था और वह राही के सूट के भीतर जाने का छोर ढूंढने लगा। राही हल्के हल्के उसके हाथ को रोकती रही। इस जदोजहद में दोनों लड़खड़ाए और बिस्तर पर लेट गए। अली का हाथ राही के सूट के भीतर उसकी ब्रा खोलने में लग गया। वह अभी भी होठों के किनारों को ही चूम रहा था। अली देखो, यह ठीक नहीं है। मैं इसलिए तुमसे दूर रहती हूँ, तुम पागल हो रहे हो। अली मेरी बात सुनो। अली ने ब्रा खोल दी थी। उसके हाथ राही के वक्ष के इर्द गिर्द घूमने लगे। राही चुप हो गई। राही अली को चूमने लगी, पर अली राही को होठों पे चूमने के पहले ही अपना चेहरा हटा लेता। अली के दोनों हाथ राही के वक्ष के पास थे, पर वह उसके निप्पल को नहीं छू रहे थे। राही अली के हाथों को खींचकर उसके वक्षों पर ले जाती, पर अली उसके निप्पल को नहीं छूता। अली ने धीरे से राही को बैठाया और उसका सूट एक ही झटके में खींच के उतार दिया। सूट के साथ ब्रा को भी उसने कुर्सी पर रख दिया। राही अली से चिपक गई। अली उसे हटाता रहा। वह उसके चेहरे को उसके वक्षों के साथ देखना चाहता था, पर राही उससे दूर नहीं हो रही थी। अली ने एक झटके से राही को लेटाया और उसके दोनों हाथों को जबरदस्ती उसके सिर के पीछे खींच कर ले गया। राही कुछ देर तक विरोध करती रही, फिर उसने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अली उसके वक्ष को उसके चेहरे के साथ पहली बार देख रहा था। उसने राही के दोनों हाथों को एक हाथ से जकड़ लिया और दूसरा हाथ उसकी सलवार की तरफ बढ़ाया। राही विरोध में पूरे शरीर को मरोड़ती रही, पर अली की मजबूत पकड़ से वह छूट नहीं पाई। अली सलवार के नाड़े का और छोर ढूंढने लगा। छोर अचानक उसके हाथ में आ गया। राही के मुंह से चीख निकली। अली ने नाड़े का छोर खींच लिया, तभी दरवाजे पर एक खट हुई और अली की पकड़ ढीली पड़ गई। हर संबंध एक छोर पर आकर आत्महत्या की जगह खोज रहा होता है। यह आत्महत्या करे या न करे कि ऊहापोह में वह संबंध जिंदा रहता है। किसी भी तरह का निर्णय उस संबंध की हत्या है। बाहर दरवाजे पर खट की आवाज किसकी थी, यह कहना मुश्किल था। उसे लगा नरेंद्र होगा। वह राही को और राही उसको बहुत पसंद करते थे। शायद नरेंद्र को पता हो कि आज राही अली से मिलने आ रही है, पता नहीं। थोड़ी सी संरचना जो मुझे अभी दिख रही है, जिस बूढ़े आदमी से मिलने अली भाग रहा था और अंत में उसने दरवाजे पर ताला पाया, उस बूढ़े आदमी का नाम कमल है। हाँ, कमल। पूरी जिंदगी लिखा, ढलती उम्र में शादी की, करीब 55-60 के बीच में बीवी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। उनका बेटा आयुष। आयुष और अली दोस्त थे। नशे की बुरी आदत पड़ गई थी। बेटे के सामने अच्छे बाप की भूमिका निभाने के चक्कर में हमेशा गड़बड़ हो जाती। बेटा बाप से नाराज रहता। पुराने लिखे की जो भी रॉयल्टी आती थी, उससे उनका घर चलता था। उनके बेटे आयुष के साथ अली कई बार कमल से मिला था अपने कॉलेज के दिनों में। आयुष वह आदमी कमल में नहीं देख पाया जो अली ने देख लिया, सो अली आदतन उनसे मिलने लगा। अली खुद कुछ नहीं करता था। उसे लगता था कि वह लेखक है, पर लिखते ही उसे पेंटिंग करने की इच्छा होती। उसे घूमना पसंद था, सो वह उसके जुगाड़ में हमेशा लगा रहता था। एक दिन पहले की रात, अली और कमल कमल के घर। कमल सामने थे। उनकी आंखें कहीं अनंत को छूने में दूर कुछ टटोल रही थी। खिड़की से हल्की सी रोशनी भीतर आ रही थी, बाकी कमरे में अंधेरा था। लाइट मत ऑन करो, अली के भीतर आते ही उनका यह पहला वाक्य था। उसके बाद से अभी तक सब चुप था। अली उनके करीब जाकर बैठ गया। सस्ती शराब की बदबू उनके मुंह से आ रही थी। अली कई घंटे ऐसे ही उनके सामने बैठा था, स्थिर। शायद इसलिए अली अभी तक उनके जीवन का हिस्सा है। अली के अलावा उनसे कोई दूसरा मिलने नहीं आता था। आयुष कभी कभी आता था। कमल आयुष का इंतजार करते थे, पर उससे मिलना पसंद नहीं करते थे।
कमल कभी कभी किसी से मिलने जाते थे, पर किससे यह किसी को पता नहीं था। अगर अली कभी पूछता तो कहते कि दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। किस दोस्त के यहाँ, यह पूछने की हिम्मत अली में नहीं थी। अली पिछले कुछ महीनों से बाहर था, कुछ विदेशी लोगों को लेकर एक ग्लेशियर के ट्रिप पर। सो कमल से नहीं मिल पाया। कमल ऐसे वक्त हमेशा नाराज हो जाते। कहाँ थे? कोई खबर नहीं है, कम से कम बताया तो करो कि तुम नहीं आ रहे हो। अली ऐसे कुछ क्षणों में खुद को उनके करीब महसूस करता था। पर अगर अली बताता कि मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो भी कमल नाराज हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँ? जाओ, तुम्हारी उम्र है, घूमो। मुझ बूढ़े के साथ तो तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सो अली कभी बताता, कभी नहीं बताता। अली बिना ज़्यादा आवाज़ किए उठा, टटोलते टटोलते पानी के मटके की तरफ बढ़ा। मटका नहीं मिला। कहीं मटका भी तो नहीं फेंक दिया, अली ने सोचा। फिर एक बुरी आवाज़ हुई। मटके के ऊपर रखा पानी का गिलास गिर पड़ा। अली वहीं ठिठक कर खड़ा रहा। धीरे से पलटकर उनकी तरफ देखा तो वह अभी भी खिड़की के बाहर कुछ तलाश रहे थे। वह झुका और गिलास टटोलने लगा। गिलास हाथ में आते ही उसने पानी निकालना चाहा। आवाज़ हुई। मटका खाली था। वह खिड़की की रोशनी के सहारे वापस आकर अपनी जगह बैठ गया। वह गिलास को वापस रखना भूल गया। गिलास उसके हाथ में ही था, तभी पहली बार कमल उसकी तरफ मुड़े। फिर उनकी निगाह गिलास पर गई। पानी नहीं है, अली बस इतना ही कहना चाह रहा था, पर वाक्य कुछ इस तरह निकला कि पूरा नहीं हो पाया। लगा इसके आगे भी कुछ कह सकने की गुंजाइश है। अली झटके से चुप हो गया। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ क्यों आते हो? कमल ने कहा। घर में सस्ती दारू की महक थी। खिड़की का पर्दा शायद कमल के एकटक बाहर देखने की वजह से एकदम स्थिर था। कमरे में गर्मी थी। उनके भीतर के कमरे से संगीत की आवाज़ आ रही थी। पियानो। बहुत प्यास लगी है मुझे, अली ने कहा। फिर उसने गिलास को नीचे रख दिया। सिगरेट है? कमल ने पूछा। अली ने अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर दी। पहले कश के साथ ही कमल ने फिर वही वाक्य दोहराया। यहाँ क्यों आते हो? अच्छा लगता है। अली की सिगरेट पीने की इच्छा थी, पर उसने जल्दबाजी में पैकेट अपनी जेब में रख लिया। फिर वापस निकालना उसे ठीक नहीं लगा, सो उसने उसे वहीं पड़ा रहने दिया। आज मैंने बहुत दिनों बाद कुछ लिखा, कमल ने कहा। अरे वाह, तुम्हारे बारे में? मेरे बारे में? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं तुम्हें कहानी के एक पात्र की तरह देख रहा हूँ? नहीं, बल्कि मेरे सारे निजी संबंधों की झलक मेरी कहानियों में है, और उन्हें यह बात कभी अच्छी नहीं लगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अली ने अपनी बात साफ साफ कह दी। यह तुम्हारे और राही के बारे में है। राही? अली को यह कुछ अजीब लगा। अली ने अपने जीवन में कमल से कुछ भी नहीं छुपाया था, खासकर उसके गहन निजी संबंध। वह सब कुछ खोलकर बता देता था और कमल चुप सब कुछ सुन लेते थे। कभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं, उसे जज नहीं करते थे। पर राही के बारे में लिखना उसे अजीब लगा। क्यों? तुम्हें ठीक नहीं लगा? क्या मैं पढ़ सकता हूँ? क्यों नहीं? कमल उठे और उन्हें कुछ पन्ने लाकर अली के हाथ में थमा दिए। दारू पियोगे? ना, शायद इसे पढ़ने के बाद अपने विचार बदल दो। यह कहकर कमल किचन में चले गई। अली पढ़ने लगा, पर बहुत अंधेरा था। मैं लाइट ऑन कर लूँ? नहीं, खिड़की के करीब चले जाओ, पढ़ पाओगे। अली ने अपनी कुर्सी खिड़की से आती हुई रोशनी की तरफ खिसका ली। कुछ वाक्य पढ़ने पर ही उसने सिगरेट निकाल कर जला ली। वह पूरा नहीं पढ़ पाया। बाकी सारे पन्ने उठाकर उसने पलंग पर पटक दिया। बाथरूम से फ्लश की आवाज़ आई। बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उस जरा से उजाले की घड़ी में अली ने कमरे में चारों तरफ निगाह डाली। कमरा एकदम खाली था, जैसे वहाँ अब कोई नहीं रहता हो। बस एक सूटकेस दिखा और उसके बगल में एक बैग। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होते ही फिर अंधेरा हो गया, पर इस बार पहले से थोड़ा गाढ़ा अंधेरा। कमल किचन में ही खड़े थे। अली ने किचन की तरफ देखा। मेरे लिए एक पैक बना दीजिए। कुछ देर में कमल और अली अपने अपने पैक के साथ आमने सामने बैठे थे। यह ठीक नहीं है, आप राही को इसमें मत लिखिए। क्यों? यह फिक्शन है। पर आपने तो नाम भी नहीं बदले हैं, उससे कितना फर्क पड़ जाएगा? मुझे नहीं पता, आप बस नाम बदल दीजिए। देखो, मैंने इतने सालों में नहीं लिखा है, उसकी वजह है। हर कहानी कुछ समय में नाटकीय लगने लगती है।
पात्रों से ज़्यादा वह लोग दिखने लगते हैं जो इसे पढ़ेंगे। एक पूरा झूठा संसार, जिसमें छिछला मनोरंजन एक सस्पेंस भरा अंत गढ़ने के लिए दिन रात एक कर दूं। ना, मैं नहीं लिख सकता यह सब। तो यह जो लिखा है वह क्या है? एक इरोटिक बी ग्रेड साहित्य जिसका मुख्य पात्र मैं हूँ? यह तुम नहीं हो, यह मैं ही हूँ। यह मैं नहीं हूँ तो यह कौन है? अगर तुम इस कहानी के अली होते तो मेरी बात का जवाब सही देते। कौन सी बात का? जो मैंने तुमसे पूछा था। क्या पूछा था? जब पानी नहीं है तो यहाँ क्यों आते हो? यह सब क्या है? यह सब मैं कहानी के इसी वाक्य पर अटका हूँ कि अली इस बात पर क्या जवाब देगा। इनफ। अली ने एक झटके में पूरा ड्रिंक खत्म कर दिया। कमल ने उसका गिलास उठाया और एक किनारे रख दिया। फिर उन्होंने पानी वाला गिलास भी मटके में जाकर रख दिया। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे साथ यह नहीं करना चाहती। उसका कारण नरेंद्र है। मैं उसके साथ यह नहीं कर सकती अली। और शायद तुम भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हो। हाँ, मैं भी नहीं चाहता। पर जब सब कुछ हाथ से छूट रहा होता है तो लगता है कि कुछ पकड़ लो, चाहे वह कितना भी गलत क्यों न हो, उसे पकड़कर। फिर अली कुछ नहीं बोल पाया। राही उठी। उसने अपने कपड़े पहन लिए। दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर अली राही के पास गया और उसे चूम लिया। राही ने कुछ नहीं कहा। वह उसे चूमता गया। यह किस्सा यहीं तमाम हुआ। तो बात चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई है। नहीं, इसमें कोई भी सोची समझी चाल नहीं है। यह शब्द अली, राही और नरेंद्र जैसा देखते गए, मैं लिखता गया। अब मैं भी नहीं, यह खुद अपनी बात कह रहे हैं। जैसा हम कहते हैं कि इंसान क्या है, बस परिस्थितियों से बना हुआ पुतला। मैं इसे अभी भी कहानी मानने से इनकार करता हूँ, क्योंकि अगर यह कहानी होती तो मैं लिखना और आप पढ़ना बंद कर चुके होते। हम दोनों ही यह नहीं चाहते कि यह कहानी हो। तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि यह कहानी नहीं है। अब यह ताना बाना जो बुना हुआ है, यह परिस्थितिवश है, क्योंकि इन बातों का अंत मैं पहले ही लिख चुका हूँ, जिसमें कमल जा चुके हैं अपने घर में ताला लगाकर। अली अभी भी उस अंधेरे कमरे में कमल के साथ बैठा हुआ है। अली राही को चूमता है। उसके बाद उसने कहानी पढ़ना बंद कर दिया, पर कहानी के पन्ने अभी भी उसके हाथ में है। क्या हुआ? कमल ने पूछा। सिगरेट पीना है। अली जेब से सिगरेट निकालता है। एक सिगरेट कमल को देता है और दूसरी अपने मुंह में लगा देता है। कमल माचिस निकालकर दोनों की सिगरेट जलाता है। अली एक कश के साथ अपना बचा हुआ ड्रिंक पी जाता है और गिलास कमल की तरफ बढ़ा देता है। एक और। कमल कुछ नहीं कहते। वे गिलास लेकर भीतर चले जाते हैं। इसलिए आपको आपकी बीवी छोड़कर चली गई है ना? कमल अंदर पैग बना रहे हैं और इसका कोई जवाब नहीं देते। आपको आपके बेटे आयुष में कोई कहानी नहीं दिखती? कमल उसका पैग लाकर उसे दे देता है। अली फिर एक झटके में आधा पैग खत्म कर देता है और गिलास नीचे रख देता है। इस बार उसे ठसका नहीं लगता, क्योंकि वह मेरी तरह चूतिया नहीं है ना? वह आपके पास आकर अपने जीवन की पर्सनल बातें आपको नहीं बताता है। कुछ ही पन्ने बचे हैं, उसे पढ़ लो, फिर बात करेंगे। अली नहीं पढ़ता है। वह कमल को देखता रहता है। तुम तो पेंटर भी हो, तुम्हें कोई भी पेंटिंग क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वह अच्छी होती है, बस। नहीं, क्योंकि उसमें तुम खुद का अंश देख लेते हो। उसके रंग तुम्हारे जिए हुए रंग से मेल खा लेते हैं। कभी तुम्हारी मन स्थिति से कुछ क्रूरता मेल खा जाती है और तुम्हें वह अच्छा लगता है। ऐसे ही कहानी भी, तुम खुद का एक अंश उन संवादों में महसूस करते हो। तो कुल मिलाकर हम हर जगह खुद को ही तलाश रहे होते हैं। और जब जब हमें अपना अंश इस संसार में दिखता है, हमें जीने में एक सेंस मिलता है। इस हिसाब से तो तुम्हें यह बहुत अच्छी कहानी लगनी चाहिए, है ना? ये सब बहुत पर्सनल है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी बात नहीं है। मैंने ये सारे सवाल आपसे किए थे कि मैं कमजोर हूँ, मुझे लगता है कि मैं बदला ले रहा हूँ। मैंने कहा ना, ये फिक्शन है। और मैंने राही को बस चूमा था, उससे ज्यादा। इसी बात का तो तुम्हें दुख है कि तुमने उसे सिर्फ चूमा था और यहाँ तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। नहीं, तुम यह बात मानो या ना मानो, पर यही सही है। यह झूठ है, यह झूठ है, यह। अली अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और वह कमल की तरफ बढ़ता है, पर रुक जाता है। वापिस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ देर चुप्पी बनी रहती है। फिर अली कहता है, सॉरी। तुम्हें पता है ना, तुमने पूछा था कि मैं किससे मिलने जाता हूँ। तब मैंने कहा था कि मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ। तुम्हें पता है असल में मैं किससे मिलने जाता था? किससे? अपनी बीवी से। आयुष जानता है यह बात? ना।
हम दोनों पार्क में कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। अजीब है, मैं उससे बस एक बार मिलना चाहता था कि माफ़ी माँग सकूँ, उन बहुत छोटी चीज़ों की जो वह मुझसे चाहती थी, पर मैं उसे नहीं दे पाया। पर मिलना इतना सुंदर लगा कि हम मिलते रहे। मैंने अभी तक उससे माफ़ी नहीं माँगी। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? पता नहीं, मैं इसके अलावा एक और आदमी से भी मिलने जाता था। किससे? नरेंद्र से। क्या? हाँ, मुझे उसका पक्ष भी जानना था। अरे आप, वैसे नरेंद्र अच्छा लड़का है। हाँ, मैं जानता हूँ। तुमने मेरी एक कहानी राही को यह कहकर सुनाई थी कि वह तुमने लिखी है। आपको कैसे पता यह सब? यह तो बहुत पुरानी बात है। आपको कैसे पता यह सब? यह तो बहुत पुरानी बात है और मैंने राही को बता दिया था बाद में कि वह आपने लिखी है। यह नहीं पता था मुझे। पर यह सब राही के अलावा और किसी को नहीं पता था। नरेंद्र ने मुझे बताया। क्या आप राही से भी मिले हैं? नहीं, उसे सिर्फ दूर से देखा है। सुंदर है वह। आप कब से यह कर रहे हैं? मैं लेखक हूँ। जब से होश संभाला है तब से लिख रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि आपने सबका इस्तेमाल किया है? हम सब एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को हम चाहे माने या ना माने। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? तुमने राही का यूज़ नहीं किया अपने लिए? तुमने नरेंद्र का इस्तेमाल नहीं किया? वह गलती थी मेरी। अगर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं गलती दोबारा दोहराओगे? नहीं, कभी नहीं। कमल वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अभी भीतर से आती हुई कुछ आवाज़ें सुनता है, चीज़ों के उठाने रखने की। वह खिड़की से आती रोशनी में फिर उन पन्नों को लाता है और पढ़ना शुरू करता है। मुझे इस वक्त अजीब सी घबराहट हो रही है। मुझे इन पात्रों से संवाद ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ, इन पात्रों से मेरे संवाद। जब जब बीच में मैं लिखना बंद करता हूँ, पात्र मुझसे या आपस में बात करने लगते हैं। मैं उनको मेरी बुराई करते सुन सकता हूँ। हम जब भी उनके चरित्र के खिलाफ एक वाक्य भी लिखते हैं, वह पात्र हमें माफ नहीं करते। कमल मुझसे नाराज है। वह अपनी बीवी से नहीं मिलना चाह रहा था। हाँ, उसकी अपने चरित्र को लेकर अपनी आज़ादी है, पर मुझे कमल से उसकी आज़ादी छीननी पड़ी, इसलिए कमल खफा है। अगर कमल मुझे एक मोची के रूप में दिखता, बस कंडक्टर के रूप में, तो शायद वह इस बात पर नाराज नहीं होता, पर तब उसकी दूसरी समस्याएं होती। पात्रों से बहस कई बार कहानी रोक देती है। अगर मैं कहानी लिख रहा होता तो यहाँ कमल और मेरी बहस में कहानी रुक गई होती, पर यह कहानी नहीं है। मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ। इस बात में आज़ादी है। मैं यह बात यहीं ख़त्म कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि बस ये यहीं तक है। आप कहेंगे ये तो अधूरी है, इसे पूरा तो कीजिए। मुझे अपने जीवन में सारी अधूरी छूटी हुई चीज़ें याद हैं, पूरी तरह। बहुत से संबंध, किस्से, बातें जो बीच में ही कहीं छूट गए थे, एक टीस की तरह, जो टीस हमेशा याद रहती है। कहानी नहीं लिख रहा हूँ। इस बात की सबसे बड़ी आज़ादी यही है कि मैं कभी भी इसे किसी भी टीस पर ख़त्म कर सकता हूँ। अली राही से मिलने उसके घर पर गया है। राही उसे अपने कमरे में बुलाती है। अली राही से और नरेंद्र से बहुत दिनों से नहीं मिला है। तुम आखिरी बार नरेंद्र से कब मिले थे? राही ने पूछा। क्यों, सब ठीक है? अली थोड़ा डर गया। तुम बताओ कब मिले थे? उसी दिन जब वह अंडे और शक्कर लेकर आया था। उसके बाद क्यों नहीं मिले तुम? पता नहीं, वह व्यस्त था। मैंने एक दो बार फ़ोन किया पर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। वापस फ़ोन भी नहीं किया, तो नहीं मिले। तुम मुझसे भी नहीं मिले? हाँ, तुमसे जानबूझकर नहीं मिला। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था। राही इस बात पर अली के सामने से उठ गई। बहुत से धुले हुए कपड़े पलंग पर पड़े थे, वह उन्हें सही करने लगी, सलीके से। धीरे धीरे तह करके वह सारे कपड़ों को रखने लगी। बस यही पूछने के लिए तुमने मुझे बुलाया था? अली ने पूछा। नहीं, तो क्या बात है, बोलो। मैं चाहती हूँ तुम जाकर नरेंद्र से मिल लो। नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। राही ने कपड़े तय करना बंद कर दिया। वह अली की तरफ देखने लगी। मेरे खातिर एक बार। ठीक है, मैं कल मिल लूंगा उससे। नहीं, कल नहीं, आज रात। वह बहुत पीने लगा है। तुम्हारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसे फोन मत करना, वह तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। सीधी रात उसके घर चले जाना। ठीक है। अली वहां से चला जाता है। वह अपने कमरे में नहीं जाता। उसे लगता है कि अगर वह अपने कमरे में गया तो नरेंद्र से नहीं मिलने के कारण ढूंढ लेगा। तो वह एक कॉफी हाउस में जाकर बैठ जाता है। तभी एक बुजुर्ग से व्यक्ति उसके सामने आकर बैठ जाते हैं। वे उसे अपना नाम कमल बताते हैं। जी? अली पूछता है। मैंने कहा मेरा नाम कमल है। कमल जवाब देते हैं। अली चुप रहता है। वह अपना नाम नहीं बताता। कमल एक कागज और पेन बाहर निकालते हैं और अली का स्केच सा बनाने लगते हैं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? जिस तरीके से तुम
जिस तरीके से तुम काफ़ी देर से यहाँ बैठे हो, मुझे वह तरीका बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भूल ना जाऊँ, उससे पहले स्केच कर लेना चाहता हूँ। अरे पर अगर आपको दिक्कत है तो नहीं, पर आप ये है, मैं एक लेखक हूँ और जिस तरह आप बैठे हैं, बुरा मत मानिएगा। जिस पीड़ा में आप बैठे हैं और कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिए जा रहे हैं, मुझे आप में एक कहानी दिख रही है। कहानी? मैं कतई कहानी नहीं लिखना चाहता हूँ, मुझे कहानियाँ बोर करती हैं। मैं बस तुम्हारा इस पीड़ा में बैठा लिखना चाहता हूँ। मुझे कोई इच्छा नहीं है जानने की कि आप क्या और क्यों लिखना चाहते हैं। मैं अकेले बैठना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं आपकी तरफ आकर्षित हुआ। मुझे पता है आप अकेले बैठना चाहते हैं, बस मैं कुछ देर में चला जाऊँगा। अली की कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। वह वापस अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। कमल उसका स्केच बनाने लगते हैं। कुछ देर में वह अपना कागज़ और पेन वापस जेब में डाल लेते हैं, पर वहाँ से उठते नहीं हैं। कमल अली की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, पर अली उसकी तरफ नहीं देखता। इस उम्र में ही इतनी गहरी समस्या होती है। मेरी उम्र में आते-आते या तो सब सुलझ जाता है या समस्याएं असर करना बंद कर देती हैं। अली चुप रहता है। शायद मैं आज रात ही आपकी कहानी लिख लूँ। सच में मैंने बहुत समय से कुछ नहीं लिखा है। आपको देखकर लगता है कि मैं आज रात में ही यह कहानी लिख दूंगा, क्योंकि कल मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत समय से सोच रहा था, पर अब मैंने मन बना लिया है। सारा सामान भी बांध लिया है। अली चुप रहता है। कमल वापस अपनी जेब से कागज और पेन निकालते हैं और अपने घर का पता लिखते हैं। देखिए, मुझे पता है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर आपको कहानी सुननी है तो आपको मेरे घर सुबह 6 बजे से पहले आना पड़ेगा, वरना मैं निकल जाऊंगा। यह रहा मेरा पता। अली वह कागज नहीं लेता। कमल उसकी टेबल के पास वह कागज रख देते हैं और अपना पेन वापस शर्ट की जेब में फंसाते हैं और चल देते हैं। कुछ देर अली उस कागज को देखता है, फिर उसे बिना वजह अपनी जेब में डाल लेता है। वह एक कॉफ़ी और पीता है, फिर नरेंद्र के घर की ओर चल देता है। अली नरेंद्र के दरवाजे पर खड़ा है। एक गहरी सांस लेकर वह दरवाजा खटखटाता है, पर वहां से कोई आहट नहीं सुनाई देती। वह फिर खटखटाता है, फिर चुप्पी। वह थोड़ा सा दरवाजा धकेलता है, वह खुल जाता है। वह आवाज लगाता है, नरेंद्र, नरेंद्र। हाँ अली। कमरे में अंधेरा है। मैं दरवाजा खटखटा रहा था, पर अली चुप हो जाता है। उसे अपना बोलना व्यर्थ लगने लगता है। पूरा कमरा सस्ती दारू से महक रहा था। वह टटोलते हुए लाइट जलाने की कोशिश करता है, तभी नरेंद्र की आवाज आती है, लाइट बंद रहने दो, लाइट चालू मत करो। अली हाथ वापस खींच लेता है। धीरे धीरे वह नरेंद्र की तरफ बढ़ता है। पूरे कमरे में अंधेरा है, सिर्फ खिड़की से रोशनी आ रही है। नरेंद्र खिड़की के पास बैठा है। अली नरेंद्र के सामने बैठ जाता है। दारू पियोगे? नरेंद्र पूछता है। नहीं नहीं। पी ले। नहीं, मैं पानी पीऊंगा। और अली मटके की तरफ बढ़ता है। यहाँ पानी नहीं है तो यहाँ क्यों आया है? अली कहाँ से बात शुरू करे? पुरानी दोस्ती से, अभी की समस्या से, या सीधे राही की बात पर आ जाए? अली खामोश है और नरेंद्र अली के लिए एक ड्रिंक बनाता है। अली और कमल। कमल के घर, रात के वक्त। कमल ने कहानी यहीं तक लिखी है। अली अधूरेपन की टीस महसूस करता है। कमल भीतर से निकलकर बाहर आते हैं। तो पढ़ ली? कमल ने पूछा। हाँ, पर नरेंद्र से क्या बात हुई? वहीं पर तो मामला रुका हुआ है। क्या आप सच में कल सुबह जा रहे हैं? तुम कहानी को और रियलिटी को मिक्स कर रहे हो। आप जा रहे हैं? मुझे आज कैसे भी ये कहानी पूरी करना है। तो बताओ क्या बात होनी चाहिए नरेंद्र और तुम्हारे बीच? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप तो उससे मिले हैं ना। अब लिखिए। यही तो गलती कर दी मैंने। जब आपको एक पक्ष की बात ज़्यादा ठीक से पता हो तो आप कुछ चीज़ें आसानी से लिख लेते हो। देखो, दुनिया में लोगों ने एक पक्ष पर लिख लिख कर किताबें भर दी हैं। मुझे लगता है दोनों बैठकर पीते हैं और बस दोस्ती वापस शुरू हो जाती है। उस बारे में कोई बात नहीं करता। यह हो सकता है, पर मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैं कभी तुम्हें रोता हुआ देखता हूँ तो कभी नरेंद्र को, पर फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि किसको रुलाऊं। अब मेरी इच्छा है इसका अंत जानने की, और तब मैं आपसे बात करूंगा। तो ठीक है, अंत जानना है तो कल सुबह 6 बजे के पहले। और कमल यह कहकर हंसने लगते हैं। कुछ देर में अली वहां से चला जाता है। कमल कहानी के पन्नों को लेकर अपने डेस्क पर चले जाते हैं। बात कितनी सीधी हुई है अब तक। आपको भी चीजें साफ साफ दिखने लगी है और मुझे भी। इसके बाद इसके कई अंत हो सकते हैं, जैसे वोयजेक नाटक जो जॉर्ज बुशनर पूरा नहीं लिख पाए थे। अंत खुला था, जो चाहे जैसा अंत वैसा लिख ले। वह नाटक सबसे ज्यादा खेले गए नाटकों में से एक है। जैसे कहानी नहीं लिखने में एक आज़ादी है,
वैसे ही अधूरेपन में भी आज़ादी है। हर आदमी खुद अपना हिस्सा उसमें मिला सकता है और उसे पूरा कर सकता है। यह बात शायद उस हिस्से की है जो मैं शुरुआत में लिख चुका था। मुझे एक लड़का भागता हुआ दिखा और बात वहाँ से भी यहाँ पहुँच गई और अब हम वापस वहीं पहुँच गए। सुबह बहुत सामान्य थी। जब तक उसकी निगाह घड़ी पर नहीं गई, उसके मुँह से आह निकली और वह भागा। वह भाग रहा था, जूतों के लेस खुल चुके थे, पर उसे गिरने का कोई डर नहीं था। वह बीच में धीमा हुआ, सिर्फ कुछ सांस बटोरने के लिए। 1, 2, 3। वह फिर भागने लगा। कहीं वह चले न गए हों, यह बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे उसके चेहरे की झुर्रियाँ दिख रही थी। वह उसी को देख रहे थे। अचानक वह उनके चेहरे की झुर्रियाँ गिनने लगा। उसने अपने सिर को एक झटका दिया और सब गायब हो गया, मानो सब कुछ डस्टबिन में चला गया हो। दिमाग में एक डस्टबिन होता है जिसे आप सिर के एक झटके से भर सकते हैं, पर अगर डस्टबिन भर गया तो उसे कैसे झटका देते हैं? दिमाग के डस्टबिन को कहाँ खाली करते हैं? उसने फिर दिमाग को एक झटका दिया और भागता रहा। वह दरवाजे के सामने काफी देर से खड़ा था। उसका माथा दरवाजे से सटा हुआ था। वह बीच में गहरी सांस छोड़ते हुए अपना माथा धीरे से दरवाजे पर पटकता और एक ठक की आवाज आती। उसने अपना दाहिना हाथ घंटी पर रख रखा था। उसके दो माथे की ठक के बीच में घंटी की आवाज सुनाई दे जाती। यह एक तरह की रिदम में चलने लगा, पर बहुत ही धीरे, इतना धीरे कि अगली ठक की आवाज शायद न आए। उसकी आंखें दरवाजे पर लगे ताले पर थीं, काला पड़ चुका ताला। घंटी की आवाज और ठक के बीच अचानक एक वाक्य भी बजने लगा, मैं सुबह चला जाऊंगा। कुछ देर में वह बैठ गया। सोचा स्टेशन जाऊंगा, पर कोई फायदा नहीं। वह कहाँ से जाएंगे इसका कोई पता नहीं था, या शायद वह गए भी न हो। वह अभी भी यहीं हो, आसपास ही कहीं, छुप कर उसका इस तरह पछताना देख रहे हों। वह खड़ा रहा। उसने दरवाजे पर एक लात मारी और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अचानक वह पलटा और उसने जिस जगह लात मारी थी वहां हाथ से दरवाजा पहुंच दिया। कहीं मैं सच में छुप कर देख रहे हो तो? यह अंत लिखते ही मुझे लगा इस कहानी का नाम टीस होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। टीस है इस कहानी का नाम और मानव कोल की ठीक तुम्हारे पीछे जो किताब है उसमें लिखी गई है और मुझे बेहद ज़बरदस्त लगी है। जो तरीका है मानव कोल का, जैसा उन्होंने अंतिमा में लिखा है कहानियों को, बहुत उससे मिलता-जुलता है। हो ये किताब पहले आई है लेकिन अंतिमा इससे मिलती-जुलती कह सकते हैं। लेकिन जो भी है ये, लेकिन ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। आप जो पढ़ने वाले हैं वो खोए रहते हैं कि असल कब चल रहा है और कब आप कहानी पढ़ रहे हैं। और जबकि आप पढ़ एक किताब के अंदर कहानी ही रहे हैं, उसमें भी आप ढूँढते हैं कि इसमें असल क्या है और कहानी क्या है। तो कितना कन्फ्यूज़िंग है ये और उतना ही ज़्यादा रोमांटिक है, उतना ही ज़्यादा आपको इस किताब के अंदर डुबो देने वाला है। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों से बात करें। कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको कहानी कितनी समझ आई है, कितनी नहीं आई है। कमेंट में भी आप बातचीत कर सकते हैं। शुक्रिया।